रोशनी को अभी भी नहीं पता था कि कैफे में इत्तेफाक से मौजूद एक सर्वेलेंस कैमरा विजय ने पहले ही उसकी फोटो खींचकर आर्यन को भेज दी थी। वो अभी भी ऑनलाइन अपने बारे में आ रहे नेगेटिव कमेंट्स ही देख रही थी। तभी निशा अचानक सीधा होकर बैठा और अपना लैपटॉप खोलते हुए बोला, ये क्या है? क्या हुआ? उसने लैपटॉप को रोशनी और सिमरन की तरफ घुमाया, अपनी आंखें चौड़ी की और बोला, केटी एंटरटेनमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। केटी एंटरटेनमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी करके ऐलान किया था कि वो अपनी आर्टिस्ट रोशनी की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और उन्होंने यूनिवर्स एंटरटेनमेंट और रिया के स्टूडियो सहित उन सभी मीडिया आउटलेट्स पर ऑफिशियली मुकदमा कर दिया है। उन्होंने सभी मीडिया से मनगढ़ंत दामों वाली किसी भी रिपोर्ट को तुरंत डिलीट करने की मांग की, वरना वकीलों के लीगल नोटिस का इंतजार करने को कहा। इसके अलावा वो बड़े पोर्टल्स जो पहले रिया के सपोर्ट में सामने आए थे, पता नहीं किस रहस्यमयी ताकत के कंट्रोल में आ गए और एक एक करके उन्होंने अपनी पिछली सारी प्रेस रिलीज डिलीट कर दी। और तो और उन्होंने केटी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल चैनल से आई स्टेटमेंट को रीपोस्ट करना शुरू कर दिया। और ठीक इसी वक्त निखिल का स्टूडियो भी सामने आ गया। उसने रोशनी के ऑडियो को रीपोस्ट किया और शिखर पर अफवाहें फैलाने वाली पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पर पिन कर दिया। पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने का इतना बड़ा कदम साफ दिखा रहा था कि इसके पीछे जो भी ताकत है वो कोई आम इंसान नहीं है। छोटी शैतान रोशनी, तुम तो सच में कमाल हो। तुमने तो सच में। निशा ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। उसे याद आया कि सिमरन को अभी भी रोशनी की सीक्रेट मैरिज के बारे में नहीं पता था और उसने चुपचाप अपने शब्द वापस निगल लिए। वो सच में बहुत खतरनाक है। क्या उसने ये नहीं कहा था कि आर्यन के साथ उसकी शादी सिर्फ बच्चे की खातिर एक टेम्पररी अरेंजमेंट है? लेकिन निशा को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, वरना आर्यन उसके लिए इतना बड़ा स्टैंड क्यों लेता? उस आदमी के रुतबे और पोजीशन को देखते हुए उसके पास हर दिन करने के लिए 1000 काम होते हैं। अगर उसे परवाह नहीं होती तो वो शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इन गॉसिप्स पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता, है ना? तुमने तो सच में क्या? सिमरन ने उसकी आधी बात सुन ली थी और उसकी तरफ देखते हुए उत्सुकता से पूछा। रोशनी ने निशा को एक चेतावनी भरी नजर से देखा और खांसते हुए सिमरन का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मैं इसे थोड़ी देर और रोकने का प्लान बना रही थी, लेकिन लगता है अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। चूंकि उसका पार्टनर खुद को एक्शन लेने से रोक नहीं पाया, तो उसके पास भी उसकी रफ्तार से कदम मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सिमरन, तुमने मुझे जो दिया था मैं उसे पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है? रोशनी ने वो यूएसबी ड्राइव निकाली जो सिमरन ने उसे पहले दी थी, निशा का लैपटॉप लिया और उसे लगा दिया। ठीक है। सिमरन जानती थी कि उस यूएसबी ड्राइव में क्या था, लेकिन निशा को नहीं पता था और वो उत्सुकता से आगे झुकते हुए बोला, इसमें क्या है? हमेशा शांत रहने वाली सिमरन ने भी चालाकी से उसे आंख मारते हुए कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, ये कुछ बहुत ही मजेदार है। कुछ मजेदार? आखिर ये दोनों उसे क्या छुपा रही थी? जब वो सोच में अपनी भौएं सिकोड़ रहा था, तब तक रोशनी ने अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया था। उसने वीडियो अपलोड किया और एक कैप्शन भी डाल दिया। 3 सेकंड बाद निशा के फोन पर एक अलर्ट टोन बजी। ये वो अलर्ट टोन थी जो उसने स्पेशल लोगों के लिए सेट की थी, जिसका मतलब था कि रोशनी ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ अपडेट किया है। मैं देखना चाहता हूँ, ये क्या है? तुम लोग बहुत सस्पेंस बना रही हो। वो वापस अपनी जगह पर जाते हुए बोला और उसने मैसेज खोला। उसने देखा कि रोशनी के अकाउंट ने सीधे सीधे केटी एंटरटेनमेंट के स्टेटमेंट को रीपोस्ट किया था, साथ में एक हार्ट इमोजी भी था। फिर उसके पेज पर लेटेस्ट अपडेट में साफ शब्दों में लिखा था, मैंने मिस्टर शिखर को एक वीडियो दिखाया था, लेकिन ये वो कोई प्राइवेट फोटोज नहीं थी जिनके बारे में यूनिवर्स एंटरटेनमेंट और रिया का स्टूडियो बकवास कर रहा है, बल्कि ये था। नीचे कमेंट्स में उसने सफाई देते हुए लिखा था, मैं असल में ये वीडियो रिलीज नहीं करना चाहती थी। मैं बस मिस्टर शिखर से अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इंसाफ मांगना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसकी वजह से मुझ पर और भी ज्यादा कीचड़ उछाला जाएगा। अपनी बेगुनाही साबित करने और कंपनी की इज्जत के लिए मैंने इस वीडियो को रिलीज करने का फैसला किया है। सब लोग खुद ही देख लें, क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला जनता खुद करेगी। और उस वीडियो में हैरान कर देने वाला नजारा था। शिखर और वो मॉडल, जिसके बारे में पहले भी खुलासा हुआ था, सड़क पर एक दूसरे को पैशनेटली चूम रहे थे। मैंगो टीवी स्टेशन रिया स्टेशन के सबसे हिट इंटरव्यू प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिसे पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। रिया ने उस दिन हल्के नीले रंग की पानी के पैटर्न वाली एक फेरी ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके खूबसूरत फिगर पर बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। इसके साथ उसने महंगे मोतियों की ज्वेलरी पहनी थी, जिससे वो बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। कमर्शियल ब्रेक के दौरान होस्ट इंटरव्यू के लिए अपने सवालों को सेट कर रही थी। तभी उसके ईयरपीस में किसी ने उससे कुछ कहा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए।
उसने जल्दी से अपना सिर उठाकर सामने बैठी रिया को देखा, जिसका स्टाइलिस्ट अभी हेयर और मेकअप टचअप कर रहा था। चुपचाप अपना ईयरपीस कवर करते हुए होस्ट ने कहा, समझ गई। कमर्शियल्स ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक चले। 3 मिनट बाद प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया। होस्ट ने रिया से उसके नए ड्रामा के बारे में मुस्कुराते हुए कई सवाल पूछे और फिर अचानक अपना लहजा बदलते हुए पूछा, हम सभी जानते हैं कि हमारी रिया न सिर्फ खूबसूरत है और उसकी एक्टिंग शानदार है, बल्कि लोग इस बात से भी जलते हैं कि उसका एक बहुत बहुत प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड है। रिया के सभी फैंस की तरफ से मैं एक गॉसिप वाला सवाल पूछना चाहूंगी। रिया, आप और मिस्टर शिखर कैसे मिले और एक साथ कैसे आए? क्या आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? होस्ट अचानक पहले से तय सवालों से भटक गई, जिससे रिया की दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसने चौकन्ना होकर अपने मैनेजर को ढूंढने के लिए स्टूडियो में नजरें घुमाई, लेकिन उसे अपना मैनेजर कहीं नहीं दिखा। चूंकि ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट था, इसलिए भले ही वो इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ गई थी कि होस्ट ने अपनी मर्जी से कुछ ऐसा पूछ लिया जो तय नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्ती मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो बोली, असल में इस बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है। रिया, क्या इसे बताना थोड़ा अनकंफर्टेबल है? मैं समझती हूँ कि प्यार दो लोगों के बीच का मामला है, लेकिन फैंस इस सवाल में बहुत इंटरेस्टेड हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप खुश रहें। जब हमारे प्रोग्राम ने अनाउंस किया कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो कई फैंस ने हमारे ऑफिशियल पेज पर मैसेज करके कहा कि वे सबसे ज़्यादा इसी बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास फैंस की बात मानने और आपसे ये बेबाक सवाल पूछने के अलावा कोई चारा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। रिया की मुस्कान उसके चेहरे से लगभग गायब ही हो गई थी और उसने होस्ट पर एक तीखी नजर डाली, लेकिन होस्ट ने उसकी उस नजर को जैसे समझा ही नहीं और मुस्कुराते हुए उसके जवाब का इंतजार करती रही। न चाहते हुए भी ऐसी स्थिति में फंसने के बाद वो जवाब देने से बच नहीं सकती थी। उसने शर्माने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि इसे बताने में कोई दिक्कत है, बस बात इतनी है कि बताने के लिए कुछ ज्यादा है ही नहीं। हमारी मुलाकात बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने पहले बताया था, एक कॉफी शॉप में जहां मैं कॉफी खरीदने गई थी और अपना पर्स भूल गई थी और मैं बस इत्तेफाक से उनसे मिली। फिर धीरे धीरे हम एक साथ आ गए। क्या नाटक कर रही है। होस्ट की आंखों में मजाक उड़ाने वाली एक चमक दिखाई दी, लेकिन उसने इसे जल्दी से छुपा लिया और माहौल को संभालते हुए मुस्कुरा कर बोली, कितना रोमांटिक है, बिल्कुल किसी टीवी ड्रामा की तरह। सच में बहुत प्यारी कहानी। मुझे सच में ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मुझे तो अभी से सिंगल होने पर जलन हो रही है। एक सिंगल इंसान की तरफ से जलन भरी नजरें। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, रिया की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने बहुत ही खराब लहजे में अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर पता लगाओ कि मैनेजर कहाँ गया। ये सब क्या चल रहा है? प्रोग्राम की टीम ने असल में उस स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया जो पहले उनके साथ तय हुई थी, और उन्होंने ऑन एयर उसके रिलेशनशिप की बात छेड़ दी जब ऑनलाइन हर कोई उसी पर ध्यान दे रहा था। वो लोग आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? और उसका मैनेजर होने के नाते उसे तुरंत ऐसी हरकतों को रोकने के लिए उसके पास होना चाहिए था, लेकिन अब वो भी गायब है। रिया की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे अपने अंदर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। एक अजीब सा डर लग रहा था। उसके साथ ऐसा बहुत कम होता था जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती थीं, और उसे लगातार यही घबराहट हो रही थी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। 10 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका था जब असिस्टेंट, जो किसी को ढूंढने बाहर गया था, पीछे पीछे एजेंट को लेकर जल्दी से वापस आया। रिया का चेहरा नाखुश दिख रहा था और उसने खुद ही डांटते हुए कहा, तुम कहाँ भाग गए थे? अभी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसका एजेंट, जो अब पसीने से तरबतर था, चाहे बहुत तेज भागने की वजह से या सिचुएशन की गंभीरता की वजह से, उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था और हकलाते हुए बोला, रिया, कुछ हो गया है। रिया का दिल बैठ गया और उसके गायब होने की बात को किनारे रखते हुए वो तुरंत खड़ी हो गई। क्या हुआ? एजेंट को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर फैले इस रायते को कैसे समझाए, इसलिए उसने झिझकते हुए अपना मोबाइल फोन उसे दे दिया। बेहतर होगा कि तुम खुद ही देख लो। रिया ने उसके हाथ से फोन ले लिया। एजेंट समझाते हुए बोला, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। जब रोशनी ने ऑनलाइन ऑडियो अपलोड किया तो तुम शो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिला। मुझे बस शिखर सर को फ़ोन करके सिचुएशन के बारे में पूछने का मौका मिला। शिखर सर ने मुझे बताया कि रोशनी ने उन्हें तुम्हारा एक फेक वीडियो दिखाया था। उस समय इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ था
और कई लोग रोशनी पर हमारे द्वारा लगाए गए गंदे इल्जामों की सच्चाई पर शक कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि चूंकि उसने शिखर सर को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक नकली वीडियो का इस्तेमाल किया है, तो वो पक्का उस वीडियो को रिलीज करने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिए मैंने पीआर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये कहानी बनाई कि वो शिखर सर को ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हारी लाइफ के एक प्राइवेट वीडियो का इस्तेमाल कर रही है। हाँ, उस पॉइंट तक सब कुछ ठीक था। किसे उम्मीद थी कि केटी एंटरटेनमेंट अचानक एक नए और छोटे लेवल के आर्टिस्ट के लिए खड़ा हो जाएगा और पब्लिक के सामने यूनिवर्स एंटरटेनमेंट यानी यूएन से पंगा ले लेगा, और फिर वो सभी बड़ी वेबसाइट्स जिनके साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, एक के बाद एक वे सब उस चूहे की तरह बर्ताव करने लगे जिसने बिल्ली देख ली हो, और उन्होंने वो सारा कंटेंट डिलीट कर दिया जिसे शेयर करने का वादा किया था। अब तो वे उसके फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे। इतना ही काफी बुरा नहीं था, लेकिन असली खौफ तो रोशनी थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत बुरे वक्त में फंसकर 5 साल तक देश से बाहर रहने के बाद कैसे वापस आ सकती है और बार बार उन्हें चकमा दे सकती है। हर बार जब उसे लगता था कि अब वो वापसी नहीं कर सकती, तो वो किसी चमत्कार की तरह सिचुएशन को पलट देती थी। इस वजह से वे घबराए हुए और बिखरे हुए थे और अब वे ही जाल में फंस चुके थे। किसे पता था कि रोशनी अचानक अपना अपडेट डालेगी और एक वीडियो बाहर फेंक देगी। उसने दावा किया कि इसी वीडियो के जरिए उसने शिखर सर के साथ बातचीत डील की थी। एजेंट ने कहा। ऐसा कहते हुए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो रिया के पीले पड़े चेहरे की तरफ देखे, और उसने सावधानी से आगे कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि रोशनी के पास ऐसा कोई मसाला होगा, और अब पब्लिक ओपिनियन हमारे कंट्रोल से बाहर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इस बार रिया और शिखर सर बुरी तरह गटर में डूबने वाले हैं। उसने बस ये बातें दिल में सोचने की हिम्मत की, इन्हें जोर से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन बोले या ना बोले, असर वही था। पब्लिक अब उस झूठे इंसान के पीछे बुरी तरह पड़ गई थी। रिया का चेहरा, जिस पर बहुत बारीकी से मेकअप किया गया था, एक के बाद एक हरे, लाल और सफेद रंग में बदल गया, जो बहुत ही रंग बिरंगा नजारा था। उसने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे किसी को जान से मार देगी, और अपना सिर घुमाकर उस शो की टीम को देखा जो पहले ही अपना सामान पैक कर चुकी थी। गुस्से से उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे पता था होस्ट अचानक पहले से तय स्क्रिप्ट से क्यों भटक गई और बिना बात के उसकी रोमांटिक लाइफ के बारे में क्यों पूछने लगी। पक्का इसमें कोई चाल थी। टीआरपी और हॉट टॉपिक्स की खातिर शो की टीम ने सच में उसके लिए जाल बिछाने की हिम्मत की थी। रिया का सीना गुस्से और घबराहट से ऊपर नीचे हो रहा था। वो साफ तौर पर हिल चुकी थी। जब से उसने डेब्यू किया था, तब से उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया गया था। अपने रईस खानदान के अलावा उसके पास शिखर जैसा अमीर बॉयफ्रेंड था। ये पहली बार था जब रिया को ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसका गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन वो चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो, जो होना था वो हो चुका था। उसने जो लाइव ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, उसे पूरे देश ने देख लिया था। अब अगर वो खुद को सही साबित करना भी चाहे तो ऐसे पूरी तरह से करने का कोई तरीका नहीं था। जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया वो ये नहीं था कि प्रोडक्शन टीम ने उसके लिए जाल बिछाया था, बल्कि ये था कि शिखर ने उसे धोखा दिया था। रिया अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक दूसरे की बाहों में लिपटे उस आदमी और औरत को एकटक घूरती रही। वो इतनी गुस्से में थी कि लगभग कांप रही थी। अपनी कलाई की एक झटके के साथ उसने जोर से फोन को दीवार पर दे मारा। वो टुकड़ों में बिखर गया। मेरा फोन! टैलेंट मैनेजर ने अपने ही फोन को हवा में उड़कर दीवार से टकराते हुए देखा। वो उसे रोकने में बेबस था और पल भर में ही वो चकनाचूर हो गया। गुस्से से पीले पड़े चेहरे के साथ रिया ने नाखुशी से डांटते हुए कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तुम्हें एक नया फोन खरीद दूंगी। टैलेंट मैनेजर के होंठ हिले, लेकिन अंत में उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वो नया फोन नहीं खरीद सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि फोन खरीदना तो आसान था, लेकिन उसके अंदर सेव किए गए फोन नंबर्स वापस लाना नहीं। इस मैडम के गुस्से की वजह से उसका फोन टूट गया था और वो खुद को परेशान महसूस करने से नहीं रोक पाया। रिया, अब हम क्या करें? टैलेंट मैनेजर ने झिझकते हुए उससे पूछा। रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। तुम्हारे पास तो बहुत सारे आइडियाज हैं, है ना? मुझे तो स्टूडियो द्वारा रिलीज किए गए स्टेटमेंट के बारे में पता भी नहीं था। आप मुझसे क्यों पूछ रही हो कि क्या करना है? उस समय मैंने इस सिचुएशन का अंदाजा नहीं लगाया था। किसने सोचा था कि रोशनी के पास अभी भी शिखर सर का कोई राज होगा? मैंने उस समय शिखर सर से पूछा भी था और उन्होंने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने भी दुखी चेहरा बनाते हुए अपना बचाव किया। क्या इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता था? शिखर सर ने कभी उससे इस मामले का जिक्र नहीं किया था। अगर किसी की गलती थी तो वो शिखर सर की थी कि उन्होंने धोखा देने के बाद अपने सबूत नहीं मिटाए और दूसरों को खुद को रंगे हाथों पकड़ने का मौका दे दिया। रिया पहले से ही काफी परेशान थी, इसलिए उसका रोना सुनकर उसकी चिढ़ और बढ़ गई। बस करो, अब इतना बोलने का क्या फायदा?
जब सच में जरूरत थी तब तो तुम इतने बातूनी नहीं थे। रिया ने अपना हाथ हिलाते हुए बात काटी। रुक जाओ, अभी सबसे जरूरी बात ये सोचना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। उसने अपनी नजरें झुकाईं, एक पल के लिए सोचा और फिर पक्के तौर पर कहा, तुम रिपोर्टर से कांटेक्ट करो, मैं एक मीडिया आउटलेट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहती हूँ। रिया, तुम अभी इंटरव्यू देना चाहती हो? बाहर नेगेटिविटी का शोर मचा हुआ था। इस समय उसका इंटरव्यू देना केवल इस स्कैंडल की तरफ और ज्यादा ध्यान खींचेगा। रिया को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतना नाकाबिल मैनेजर क्यों चुना। अपने उबलते हुए खून को मुश्किल से दबाते हुए वो बोली, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? क्या तब तक इंतजार करूं जब तक इंटरनेट मुझे जी भर के गालियां न दे ले, और फिर बाहर आके ऐसे नाटक करूं जैसे कुछ हुआ न हो? लेकिन अभी मैं आम जनता की राय की परवाह नहीं कर सकती। मुझे सबसे पहले अपने फैंस को शांत करना होगा। फैंस सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब कुछ मेरे काम के जरिए ठीक किया जा सकता है। वो एक एक्ट्रेस थी। एक अच्छे तरह से बनाए गए कैरेक्टर और अच्छे प्रमोशन के साथ कोई भी वापसी कर सकता है। अभी उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी अपने फैंस को शांत करना था। सामने ना आने से केवल उसका खुद का अपराध ही साबित होगा। लेकिन ऐसे समय में रिया ने अपने नाखूनों को गहराई से अपनी त्वचा में गड़ा लिया, रोशनी के लिए नफरत से उबलते हुए। हर कोई जानता था कि उसे धोखा मिला है और वो शो में सबके सामने प्यार कर दिखावा कर रही थी। ये अंदाजा लगाना आसान था कि कितने लोग उस पर हंस रहे थे। उसकी सारी बदकिस्मती की वजह रोशनी थी। वो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली थी। रिया ने अपने सीने में उठ रहे तूफान को दबाने के लिए गहरी सांस ली और जल्दी से मैनेजर से कहा, वीडियो में मौजूद उस फीमेल मॉडल को ढूंढने के काम पे लग जाओ। हमें उसका मुंह बंद करना होगा, उसे इधर उधर बातें मत करने देना। वो जितने भी पैसे मांगे मेरे कार्ड से उसे ट्रांसफर कर दो। अपनी मंगेतर के धोखे से वो शर्मिंदा थी और फिर भी उसे उसकी फैलाई गई गंदगी साफ करनी पड़ रही थी। रिया बता नहीं सकती थी कि उसे कितनी घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपने दांत भींचे, उसकी आंखें और भी ज्यादा नफरत से जल रही थी। रोशनी, बस तुम इंतजार करो। वो रोशनी के बारे में सोच रही थी, लेकिन रोशनी ने उसके बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। वीडियो भेजने और अपने सोशल मीडिया वीबो को अपडेट करने के बाद वो खड़ी हुई और निशा और सिमरन से बोली, तुम लोग थोड़ी देर और बैठो, मुझे कुछ काम है और मैं आज रात तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी। तुम फिर से भाग रही हो? निशा उसे समय पर पकड़ नहीं पाए क्योंकि रोशनी कुछ काम के लिए जल्दी में निकल गई। उसने एक टैक्सी रोकी और तेजी से निकलते हुए उसे हाथ हिलाकर बाय कहा। शिट। निशा ने हताशा में अपना पैर पटका और गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी कार से उसका पीछा करने का मन बनाया। हालांकि सिमरन ने उसे मनाते हुए कहा, जाने दो, रोशनी को पक्का कोई और काम होगा। तुम आज रात मेरे साथ डिनर कर सकते हो। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो उसे कोई और काम नहीं था। वो पक्का फिर से आर्यन से मिलने जा रही होगी। अपनी चिढ़ के बावजूद सिमरन के मनाने पर निशा वापस बैठ गया और अपनी दोपहर की चाय का मजा लेने लगा। कार में ड्राइवर, आर्यन इंटरनेशनल चलो। ठीक है। ड्राइवर ने मीटर चालू किया और कार आर्यन इंटरनेशनल की तरफ बढ़ गई। रोशनी उस शानदार बिल्डिंग के पास उतरी और एक पल सोचने के बाद आर्यन इंटरनेशनल जाने से पहले पास से ही खाने का कुछ सामान खरीदा। यूनिवर्स एंटरटेनमेंट और हुआशो बिल्डिंग पहले से ही शानदार गगनचुंबी इमारतें थी, लेकिन दिखावे से भरपूर आर्यन इंटरनेशनल के सामने वो बच्चों का खेल जैसी लग रही थी। रोशनी उस जगमगाती बिल्डिंग में घुसी। जैसे वो रिसेप्शन पर पहुंची, उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया। हेलो, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? इससे पहले कि रिसेप्शनिस्ट पूछती, उसने रोशनी को सिर से पैर तक स्कैन कर लिया था। रोशनी के कपड़ों में किसी लग्जरी ब्रांड का ना होना और उसके हाथ में खाने का पार्सल देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। शिट, वो आर्यन को अपने आने के बारे में मैसेज करना कैसे भूल गई। हाथ भरे होने और अपने घायल बाएं कंधे में दर्द होने की वजह से रोशनी को अपना फोन निकालना मुश्किल लग रहा था। वो केवल रिसेप्शनिस्ट से कह पाई, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। फिर भी उसने पोलाइट होकर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? हम आपके लिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओह, रोशनी ने एक पल के लिए सोचा और बोली, मैं आर्यन से मिलना चाहती हूँ। क्या आप प्लीज मेरे लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में कॉल कर सकती हैं? बॉस से मिलने, और वो भी प्रेसिडेंट ऑफिस में कॉल करने के लिए कह रही है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसे देखा और उनके एक्सप्रेशंस रूखे हो गए। उन्हें लगा जैसे वो कोई ऐसी औरत हो जो किसी अमीर आदमी पर डोरे डालने की कोशिश कर रही हो, और उनका रवैया काफी खराब हो गया। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? क्या मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत है? रोशनी साफ तौर पर कंफ्यूज दिख रही थी। वो शायद इस बारे में भूल गई थी। अब क्या किया जाए? भूलना उसकी कोई गलती नहीं थी। वो हमेशा इस आदमी से घर जैसी प्राइवेट जगहों पर ही मिली थी। उसने कभी भी शहर के सबसे शक्तिशाली इंसान के रुतबे और उसके आसपास की सुरक्षा को महसूस नहीं किया था, इसलिए वो उसकी हैसियत को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी। जब रिसेप्शनिस्ट ने उससे इतने रूखेपन से पूछा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वो आर्यन के साथ कुछ ज्यादा ही कैजुअल रही थी। आर्यन जैसे लोग, ऐसा लग रहा था, सच में ऐसे थे जिनसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिला जा सकता था। रिसेप्शनिस्ट को लगा कि वो मजाक कर रही है।
बेशक बॉस से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत है। उनका रोज का शेड्यूल पहले से तय होता है। बिना अपॉइंटमेंट के उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं होगा। क्या आप बस मेरे लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में कॉल कर सकती हैं? बस कह दीजिए कि मिस रोशनी उनसे मिलना चाहती हैं। रोशनी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। बिना कुछ सोचे समझे रिसेप्शनिस्ट ने सीधे मना कर दिया। मुझे माफ कीजिए, प्लीज हमारे लिए मुश्किलें खड़ी मत कीजिए। जैसा कि मैंने कहा, जब तक आपके पास बॉस का अपॉइंटमेंट नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट के ये नामुमकिन है। उसका ये रूखा लहजा साफ तौर पर इसलिए था क्योंकि उसने रोशनी के हाथ में वो खाने का पार्सल देख लिया था और उसे कोई पीछे पड़ने वाली सस्ते दर्जे की औरत समझ लिया था। जैसे ही रोशनी वहाँ पहुँची थी, तभी एक लंबी लड़की रिसेप्शन डेस्क के पास आई। क्या आप प्लीज प्रेसिडेंट ऑफिस में बता सकती हैं, मैं बॉस से मिलने आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट का रवैया 180 डिग्री बदल गया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने अपने सामने रखा फोन उठाया और उस लड़की से बहुत तमीज से कहा, मिस सानिया, प्लीज इंतजार कीजिए, मैं सेक्रेटरी से कांटेक्ट करके पूछती हूँ कि क्या बॉस किसी मीटिंग में है। सानिया ने कॉल का इंतजार करते हुए जवाब दिया और इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र इत्तेफाक से रोशनी पर पड़ी। हालांकि रोशनी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी था। वो अपने उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने रोशनी को एक बार और देखा और उसके हाथ में खाने का वो पार्सल भी नोटिस किया। बदकिस्मती से इससे पहले कि वो उसे और ध्यान से देख पाती, रिसेप्शनिस्ट ने फोन रख दिया। मिस सानिया, बॉस अभी बिजी नहीं है, उनकी अगली मीटिंग में अभी आधा घंटा बाकी है, इसलिए मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। सानिया ने अपनी नजरें हटाईं और उस उत्साहित रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तकलीफ के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, इसमें तकलीफ कैसी, प्लीज मेरे साथ आइए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। उसके चेहरे पर साफ तौर पर खुश करने की उत्सुकता झलक रही थी, क्योंकि उसने अपना काम छोड़कर उसे एलिवेटर की तरफ ले जाने का फैसला किया था। सानिया ने सिर हिलाया और बाकी दोनों रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुस्कुराकर देखी और ग्रेसफुली उस रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे चल दी जो उसे रास्ता दिखा रही थी। रिसेप्शनिस्ट उसे तब तक जाते हुए देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर उन्होंने अपने हाथों को अपने सीने पर रखा। उनकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। और ये पक्का मिस सानिया ही होंगी जो बॉस के साथ ही बड़ी हुई हैं, है ना? वो फोटोज से भी ज्यादा खूबसूरत तो असल में है। ना सिर्फ मिस सानिया एक रईस खानदान से, बल्कि वो एक टैलेंटेड डिजाइनर भी है। और वो कितने फ्रेंडली और तमीजदार है। इस दुनिया में कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने उसे कोहने मारते हुए कहा। उसकी आंखों में भी वही जलन थी। इसीलिए तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे बॉस जैसा आदमी सिर्फ उनके जैसी औरत के साथ ही जचता है। क्या हाल ही में ऐसी अफवाहें नहीं उड़ी थी कि हमारे बॉस के पास कोई औरत है? और ठीक उसी समय मिस सानिया देश वापस आ गई हैं। लगता है कि लोगों का अंदाजा सही था। मिस सानिया ही वो औरत है। हमें जल्दी ही बॉस की पत्नी मिलने वाली है। कितनी शानदार जिंदगी है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। रोशनी में ही खड़ी थी और वे लोग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। उसने उनकी गॉसिप को बीच में रोकने के लिए अजीब तरीके से खांसा और धीरे से बोली, क्या आपने अभी अभी रिसेप्शन पर कांटेक्ट किया था और बॉस इत्तेफाक से अभी फ्री हैं? क्या प्लीज़ मेरे लिए बॉस को एक मैसेज दे सकती हैं कि मिस रोशनी उनका नीचे इंतज़ार कर रही हैं? रिसेप्शनिस्ट ने बेवकूफ़ लोग तो देखे थे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ कभी नहीं। उसकी भौहें तन गई और उसने बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि बिना अपॉइंटमेंट के तुम बॉस से नहीं मिल सकती? तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए बॉस से कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? हमारे बॉस बहुत बिजी रहते हैं। कोई भी ऐरा गैरा इंसान उनसे नहीं मिल सकता। प्लीज़ हमारे लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। उसके शब्द बहुत ज़्यादा रूखे थे, यहाँ तक कि वो कंपनी के नियमों को भी तोड़ रही थी। उसकी बगल वाली रिसेप्शनिस्ट ने चुपचाप उसकी स्लीव खींची और रोशनी को एक बनावटी मुस्कान देते हुए बात को संभालने की कोशिश की। मुझे माफ़ कीजिए मिस, बिना अपॉइंटमेंट के लिए हमारे लिए बॉस से आपके लिए कांटेक्ट करना मुश्किल है। देखिए ऐसा करते हैं, आप खुद बॉस को कॉल करने की कोशिश कर सकती हैं या फिर आप वहाँ वेटिंग एरिया में इंतज़ार कर सकती हैं। बॉस काम से जाते वक्त वहाँ से गुजर सकते हैं। तुम इसे ये सब बताने की जहमत क्यों उठा रही हो? पहले वाली रूखी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जो साफ तौर पर चिड़ी हुई थी। ये साफ था कि ये औरत बस उन लोगों में से एक है जो अमीर लोगों पर डोरे डालने की कोशिश करती हैं। सस्ते से खाने का डिब्बा हाथ में पकड़कर उन्हें लगता है कि वे हमारे बॉस के पास पहुंच सकती हैं। ऐसी औरत के साथ कोई तमीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तमीज़ दिखानी ही थी तो वो बॉस की होने वाली पत्नी मिस सानिया के लिए थी। दूसरी रिसेप्शनिस्ट ने उसे धीमी आवाज़ में रोकते हुए कहा, बस करो अब और कुछ मत कहो। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। आपका कमेंट पढ़कर ही मैं अगली वीडियो बना पाती हूँ।
आपको तो पता ही है, एक लड़की के लिए झाड़ू पोछा करने के बाद क्या ही टाइम बचता है, उसमें भी हमको मेकअप करना है। फिर भी इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रही हूँ और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है।